हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं साइंस क्वेश्चंस का सेट नंबर 19। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा। प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं बाकी के सेट्स के लिए। यहाँ पे आपको 25 MCQ मिलता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले सभी एग्जाम्स में आपका हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आप 25 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो कह सकते हैं जनन कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स अगर हम बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन को सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 1905 में फॉर्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री को जो कि देखा था और उनका नाम दिया था मायोसिस। ठीक है, मायोसिस। और इसकी अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज बीजमैन ने की थी। ठीक है, बीजमैन ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बात करना चाहें तो अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में फार्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मायोसिस नाम दिया था। ठीक है, मायोसिस नाम दिया था। जबकि अगर हम बात करें कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी तो बीजमैन ने की थी। बीजमैन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज किया था। लेकिन सर्वप्रथम इसके बारे में विस्तृत जो अध्ययन किया गया था किसने किया था? स्ट्रासबर्गर। ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने किया था 1888 में। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव में पीत का स्राव होता है। मानव में पीत का स्राव कहाँ से होता है? तो ध्यान दीजिएगा, मानव में पीत का स्राव यकृत से होता है। ठीक है, यकृत से होता है। जबकि पीत का जमाव कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। पीत एक प्रकार का कह सकते हैं कि क्षारीय द्रव है। तो क्षारीय द्रव होने का मतलब इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। तो कितना होता है? 7.7। ठीक है, 7.7 इसका पीएच वैल्यू होता है। और हल्के पीले रंग का, ठीक है, पीले हरे रंग का ये एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय से हम कह सकते हैं मेनली 3 जो कि एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन होता है, माइलेज होता है, लाइपेज होता है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन को हम टेक कर सकते हैं, सी विल बी करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है? तो आपने पढ़ा होगा Q बराबर IT होता है। ठीक है, Q बराबर IT होता है, आपने ये फार्मूला डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, Q का मतलब आवेश होता है। ठीक है, यहाँ पे आवेश को डिनोट किया जाता है Q से। तो I का मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा, जिसका एम्पियर होता है, कह सकते हैं एम्पियर। और T का मतलब सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका? आवेश का। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, आवेश। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत धारा का माप करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, हेलियोस्कोप। सी विल बी करेक्ट आंसर, हेलियोस्कोप। एक सेमीकंडक्टर का विशिष्ट उदाहरण है। सेमीकंडक्टर का विशिष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो जर्मेनियम करेक्ट होगा, ऑप्शन बी जर्मेनियम। जर्मेनियम से संबंधित मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे जर्मेनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ge होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 32, ये भी आपको याद रखना है। यह एक कार्बन समूह में एक चमकदार कठोर भूरी सफ़ेद धातु है। शुद्ध जर्मेनियम एक अर्धचालक होता है। अगला प्रश्न, परमाणु आकार बताइए कि किस नाम की इकाई में व्यक्त किए जाते हैं? परमाणु आकार जो है वो किस नाम में व्यक्त की जाती है? तो फर्मी। ठीक है, फर्मी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछ ले कि एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है तो 10 के पावर -15 मीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? यानी कि हम कह सकते हैं कि नाभिक नहीं है, न्यूक्लियॉन नहीं है। तो प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, जबकि पॉजिट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स कि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर की तरफ, नाभिक के बाहर कक्षा में घूमते रहता है। पॉजिट्रॉन इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, न्यूक्लियॉन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा है? तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जो है वो यकृत को मानते हैं, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यकृत के बाद जो अग्नाशय आता है जिसको पेनक्रियास कहते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये याद रखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर दें और
इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो ऑनलाइन स्टडी जोन को आज ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि इसी तरह की रोज़ाना आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। अत्यधिक खून बहने लगता है उस विटामिन को हम क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है कि शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता। अगर थोड़ा सा भी कटता चलता है तो वहाँ पे रक्त जो बहता है तो वो रक्त काफ़ी ज़्यादा बह जाता है, तो वो कह सकते हैं विटामिन के की कमी के कारण होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फिलोक्विनोन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो उन्हें हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द्विलिंगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने छोटा सा नोट लिखा है, आप इसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे तरीके से और भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किन जीवों में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है किन जीवों में? तो बाह्य निषेचन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, शैवाल में बाह्य निषेचन होता है, मछली में बाह्य निषेचन होता है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेढक में किस तरह का निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन होता है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा सकता है कि शैवाल में किस तरह का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, शैवाल, मछली और मेढक। 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ बाह्य निषेचन क्या होता है यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ करके भी समझ सकते हैं, मैंने नोट डाउन कर दिया। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडे का आवरण किस पदार्थ का बना होता है? पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडे का आवरण किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन बी कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जैसे अगर हम बर्फ़ को दबाते हैं तो उसका गलनांक कम हो जाता है, यानी कि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसके लिए आपको पता होगा टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई √L/g, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, आवर्तकाल बराबर हम ये तरह से लिख सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 2 पाई रखता हूँ और लंबाई को मैं क्या करता हूँ 4% बढ़ा रहा है, तो 4% बढ़ाने का मतलब फ्रेंड्स कि आपका ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2 गुना बाहर निकलेगा, यानी कि 2% बढ़ जाएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि जो आवर्तकाल होता है वो किस पर, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं यहाँ पे लंबाई पर और ये गुरुत्वीय त्वरण पर, और साथ ही साथ बाकी तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका ये 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। और ऑप्शंस में आपको हमेशा दिखेगा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इस फॉर्मूले को याद रखेगा, इस पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी पूछा जाता है और आपका ये हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो जल की ऊष्माधारिता काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑप्शन ए, यानी सभी में जल की ऊष्माधारिता काफ़ी ज़्यादा है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता है, इसका कारण क्या? तो इसका सिंपल सा कारण होता है कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। लेकिन चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ध्वनि प्रचारित नहीं कर सकते, यानी ध्वनि प्रचार करने का माध्यम नहीं होता, इस वजह से नहीं सुन सकते। यानी कि राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला पॉइंट से निम्न में से कौन सही सुमेलित है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एकदम वीवीआई प्रश्न है क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? चुंबकीय फ्लक्स जो घनत्व है इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा वेबर होता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इस वजह से ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिहार एसआई का न्यू बैच हम लोग का स्टार्ट हो चुका है हमारे एप्लीकेशंस पे, जहाँ पे फॉर 149 के साथ आपका ये बैच चलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको कराई जाती है। जैसे कह सकते हैं बिहार एसआई के लिए टारगेट बैच आप इसको कह सकते हैं, जिसमें आपको फ्रेंड्स हर 2 दिन पे एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है 100 क्वेश्चन के साथ, फुल मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पर होता है। साथ ही साथ आपको डेली हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, वीडियो सोल्यूशन दिया जाता है, जो भी आपका 100 क्वेश्चन होगा ऑनलाइन टेस्ट में उसका वीडियो सोल्यूशन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और आपको डेली
20 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का भी सेट दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डेली मिलता रहता है और ये आपका 149 के साथ बैच चलता है। तो पूरे 1 महीने के लिए जब भी आप जुड़ेंगे आपका 1 महीना काउंट होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आज ही आप जुड़ सकते हैं। और आज आपका सेट नंबर 3 भी आने वाला है इस मंथ का, यानी जुलाई मंथ का सेट नंबर 3 आपको अपलोड कर दिया गया। और अगर आप हमारे इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेली सेट देने के लिए हर 2 दिन पे, तो आप हमारे इस बैच में जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्स का लिंक दिया है। आप जैसे उस कोर्स पे लिंक पे क्लिक करेगा तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप स्टोर सेक्शन में जाइए, एप्लीकेशंस के स्टोर सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको जुलाई मंथ का बैच दिख जाएगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में थक्के का निर्माण रक्त में बताइए कि किसके नामक कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति होता है। रक्त के थक्के का निर्माण जो होता है किस कारण से होता है, तो प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। साथ साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्लेटलेट्स ना लिख करके थ्रोम्बोसाइट्स लिखता है। देखिए इसी को हम कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि कौन सा कथन सही है। 2 पॉइंट्स दिए गए, दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए फ्रेंड्स कौन सा कथन सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड का विघटन करना है। दोनों के दोनों पॉइंट सही है, इस वजह से ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी रक्तवाहिका है जो कि धमनियों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के ऊतक में वितरित करती है और ऊतकों से सिराओं तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सबसे छोटी रक्तवाहिका कैपिलरी को कहते हैं, यानी कि कोशिकाएं, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। बाकी के संबंध में अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे मैंने लिख रखा, अब इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे एक बार पढ़ देते हैं। जैसे अगर धमनिया की बात करें तो आर्टरी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने वाली रक्तवाहिकाओं को धमनियाँ कहते हैं। ठीक उसी तरह से सिराएं जो होता है वेन, इसको कहते हैं रक्तवाहिकाएं होती हैं जो हृदय में डीऑक्सीजनेट, ठीक है, डीऑक्सीजनेट रक्त ले जाती हैं। और स्टेम क्या होता है, स्टेम की अगर बात करें तो नाक में उपास्थि है, यानी कि नाक में एक अस्थि है जो कि नसिका को अलग करता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से खून बहना बंद हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से खून बहना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग कोएगुलेशन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, थायमिन के नाम से जाना जाता है। और ये जो होता है फ्रेंड्स इसमें बेरी होता है, बेरी के यानी कि B1 की कमी के कारण बेरी होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस रोग का 2 प्रकार होते हैं, एक तो कह सकते हैं वेट बेरी और एक होता है ड्राई बेरी, यानी कि सूखी बेरी और एक गीला बेरी कह सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 25 MCQ अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए। और अगर आप हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप हमारे एप्लीकेशंस पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।